हाय टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आपने देखा होगा कभी कभी फन हाउस मिरर्स। जब आप जाते हो तो वहां पे अलग अलग तरह के मिरर्स लगे होते हैं। कुछ ऐसे शेप के होते हैं, कुछ ऐसे शेप के होते हैं, एंड अलग अलग शेप्स में आपको अपनी अलग अलग तरह की फनी इमेजेस दिखाई देती है, एंड जिसको आप कभी कभी क्लिक भी कर लेते हो। अब यहाँ पर और उसी के बेस पे एक्चुअली हमारे पास कई सारे फिल्टर्स भी बने हैं, जैसे कि आप इस इंसान को देख सकते हो। अब जब आप ऐसी इमेजेस को देखते हो तो आप सोचते हो कि हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि देखने में तो बिल्कुल सीधा ही लगता है कि जैसे प्लेन मिरर में देखते हैं वैसी होनी चाहिए। बट एक्चुअल में ये होते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आर दी कर्व्ड मिरर्स, जिनको यूज करके ऐसे मिरर्स बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है इमेजेस की वो शो करे, जिसकी वजह से हमें फनी इमेजेस दिखाई देती हैं। अब लेट्स सी कि व्हाट आर दीज स्फेरिकल मिरर्स। जैसा कि हमने पिछली एक्टिविटी में देखा था स्पून वाली, वैसा ही है। जब हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, या तो उसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो सकता है या तो उसका आउटर सरफेस हो सकता है। अगर उसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, अब यहां पर मैंने ये लाइंस बनाई है, मतलब बाहर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, अंदर वाला है, तो इसको हम बोल देते हैं कनकेव। बट अगर मैं ऐसे ही ड्रॉ करूं, बट इस बारी मैंने अंदर की तरफ किया है, राइट, सो यहाँ पर बाहर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो उसको हम बोल देते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। तो ये है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, इनकी रे डायग्राम्स, इनकी इमेजेस एंड इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए। अब प्लेन मिरर में इन टर्म्स का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत सीधी सीधी इमेज जो है वो क्रिएट होती है, एंड अलग अलग इमेजेस की प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं मिलती, इवन दो कि आप कितना भी अपना डिस्टेंस जो है वो कम कर लो या बड़ा कर लो। बट यहाँ पर वो केस नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब हमने स्पून को पास लेके आ रहे थे तो अलग इमेज, दूर लेके जा रहे हैं तो अलग तरह की इमेज, प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट थी। इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को और इन टर्म्स को डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी हो गया। अब कौन सी टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज? स्पीयर, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ, ये वो प्रॉपर्टीज है जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है स्फीयर। अगर आप एक बॉल लो एंड उस बॉल को यहां से कट कर दो, तो ये जो पोर्शन है दैट इज योर स्फेरिकल मिरर, क्योंकि हम पूरी की पूरी बॉल यूज नहीं करते। अब यहाँ पर वो बॉल एक रबर बॉल या प्लास्टिक बॉल या फिर टेनिस बॉल, वो ना होके एक ग्लास बॉल है जिसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब वो चाहे आउटर हो चाहे इनर हो, वो बनता एक स्फीयर का ही पार्ट है। अब जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये जो स्फीयर, मतलब ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसको हम यहाँ पर स्फीयर की तरह डिनोट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो एक स्फीयर बन रहा है, बट उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सिर्फ यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक, बाकी का सारा स्फीयर का ही पार्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपर्चर। अब अपर्चर क्या है? अब देखो, अगर मैंने ये स्फीयर को ड्रॉ किया और मैंने यहां से उसको कट कर दिया, अगर आप देखोगे, सो दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, सो ए से बी ही पार्ट है जो हमारी रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अपर्चर। वो सरफेस एरिया, वो डायमीटर जो कि रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, जो एक्चुअल मिरर की तरह काम आ रहा है, उसको हम अपर्चर बोलते हैं। अब इस यहाँ पर ए टू बी है, अगर सपोज अब मैं यहाँ पर कट लगा दूं, अब मेरे पास स्फेरिकल मिरर क्या है? ए डैश बी डैश। अब ए डैश और बी डैश भी अपना अलग एक स्फेरिकल मिरर है, लेकिन इसका अपर्चर ज्यादा है ए और बी से, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज्यादा है। बट अब मेरा क्वेश्चन देख, क्या इन दोनों में जो इमेजेस बनेंगी, क्या
इन दोनों में जो इमेजेस बनेंगी उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी या फिर वो सेम होंगी? सोचो सोचो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो। लाइक एंगेज योरसेल्फ। यस, नहीं, इमेजेस की प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होंगी। ज्यादा से अपर्चर ज्यादा होना का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा रेज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी, लेकिन उससे इमेज की प्रॉपर्टी जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो हम आगे जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। नाउ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप एक पूरा का पूरा स्फीयर या फिर सर्कल लेते हो, आपको पता है उसका एक सेंटर पॉइंट जरूर होता है। तो यहाँ पर हम एक स्फीयर, एक इमेजिनरी स्फीयर ही ले रहे हैं, राइट, जिसका एक हमने पोर्शन कट किया है जो हमारा स्फेरिकल मिरर की तरह काम आ रहा है। बट वो पूरा का पूरा स्फीयर तो है ना एक तरह से। अब वो जो पूरा स्फीयर बन रहा है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास दो तरह के मिरर्स हैं। अगर मैं ये वाला लगाऊं कि हमारे पास बाहर वाला सरफेस जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग नहीं है, सिर्फ इनर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, जो कि उसके बिल्कुल फ्रंट में है। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये उसके बिल्कुल सामने है। लेकिन अगर हमारा आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है एंड इनर नहीं है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड है, वो मिरर के पीछे है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा केस है कनकेव का एंड ये हमारा केस है कन्वेक्स का, that it lies behind the mirror and it lies in front of it for the concave. आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे अभी। अब जैसे हमारे पास सेंटर होता है वैसे हमारे पास एक रेडियस भी तो होता है। जब हम सर्कल या स्फीयर की बात करते हैं तो एक पॉइंट होता है कि जहां से उसका डिस्टेंस पूरे के पूरे सरफेस पे इक्वल रहता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। अब वही रेडियस, यही स्फीयर का वो रेडियस, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो आप देख सकते हो फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं आर। दिस इज द नोटेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास पोल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पोल। अब पोल क्या है, देखो अगर मेरे पास ये स्फीयर है ना और मैं बोलूं कि ठीक है मैं ये वाला पोर्शन कट करूं, तो ये जो हमारा अपर्चर है उस अपर्चर का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज पोल। अगर मैं बोलूं कि मैं ये कट कर रही हूँ तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस है इसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज पोल। अगर मैं ये पोर्शन कट कर रही हूँ अगेन जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका जो सेंटर है दैट इज पोल। So the center of reflecting surface of mirror that is known as the pole. अब देखो एक और लाइन लिखी है, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे उन्होंने ये मिरर ड्रॉ किया, मैं कनकेव ड्रॉ कर रही हूँ, अब जो पोल है वो लाई कर रहा है यहाँ पर, बट बच्चे क्या करेंगे, लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर पोल शो कर देते हैं कभी कभी, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। और जो पोल है हमारा हमारा वो हमेशा और हमेशा सरफेस पर ही लाई करेगा, ये याद रखना। तो अब तक हमने जितनी भी टर्म्स डिस्कस की हैं आई होप आप सबको वो सारी की सारी क्लियर होंगी। हमने अब तक स्फीयर डिस्कस किया है, हमने अपर्चर डिस्कस किया है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया है, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिस्कस किया है, हमने पोल को डिस्कस कर लिया है। अब आप देखोगे यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है, व्हाट इज दैट। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अगर आपने कभी मिरर में देखा होगा तो ऐसा तो तुम्हें कोई लाइन ऐसे पास करते हुए नहीं दिखाई देती ना, कि अच्छा ये इसका सेंटर है ये उससे पास कर रही है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लेते हैं एंड हम ये कंसिडर करते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास करती है। हमें ये क्यों चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशंस है आगे जो मिरर फॉर्मेशन है कि ये उसको हमारे काम को थोड़ा सा इजी करते हैं, जो कि आप आगे देखोगे एंड आपको समझ में आएगा भी।
तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास करती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस। अब देखो आप इसको ऐसे मत समझना कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, नो, दीज आर इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एज अ डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले में उन्होंने पूछ लिया कि ओके डिफाइन फोकस, या फिर उसकी डायग्राम बना के दिखाओ कि कनकेव में कैसे होगा, कन्वेक्स में कैसे होगा। आपसे पूछ लेते हैं कि ओके साइन कन्वेंशंस बता दो, या फिर तो ऐसे पार्ट्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें करनी है, बट समझ के करोगे, ये डायग्राम को याद करो। बेसिकली जो टर्म्स है, जो हमारी डेफिनेशंस है ना, वो अपने आप बननी स्टार्ट हो जाएंगी। डायग्राम को अपने माइंड में छाप लो। जैसे ही आपने उसको छापा, आपको पता होगा कि ओके प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये लाइन है, ये कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से, सो दिस इज द डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फीयर का सेंटर ही तो है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर और पोल से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अपर्चर क्या है, जो जितना हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा अपर्चर हो जाता है। तो अगर आपको डायग्राम याद है, आपके लिए टर्म्स भी याद करना इजी हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं फोकस क्या है, एंड इसके लिए आपको फोकस की जरूरत है बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन टर्म्स जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फोकस क्या है बेसिकली, अगर हमारे पास दो तरह के मिरर्स हैं, हमारे पास कनकेव है एंड हमारे पास कन्वेक्स है। कनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, एंड जो कन्वेक्स है हमारा, उसको हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। कनकेव को कन्वर्जिंग बोला है मतलब रेस को कन्वर्ज करेगा, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोला है मतलब रेस को डाइवर्ज करेगा। तो यहां पर अगर मैं रेस को दिखाऊं तो वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। पैरेलल रेज आई, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। डाइवर्जिंग में क्या होगा कि पैरेलल रेज आई लेकिन वो वहां से डाइवर्ज करेगी। अब आप देखो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई है, ये डॉटेड है, ये सॉलिड। दैट मीन्स ये हमारे पास इमेजिनरी इमेज है, ये हमारे पास रियल इमेज है। बट आप ये देख सकते हो कि कन्वर्जिंग में हमारे पास वो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे आई, एंड डाइवर्जिंग में वो वही पॉइंट से डाइवर्ज कर गई है। तो ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फोकस। इसको रीड करो फटाफट। is the point on axis where parallel rays converge and appear to diverge। अभी यहाँ पर सिर्फ डाइवर्ज नहीं लिखना, appear to diverge ही लिखना है, बिकॉज यहाँ पर ये जो लाइंस है वो डॉटेड है, तो वो उसको हमेशा अपीयर में ही लिखते हैं, क्योंकि अमीर जो हमारा मिरर है उसके पीछे का हम एज सच नहीं पता लगा सकते कि क्या है। ये हमारी रेज है, हमें मालूम है कि हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि जो रेज है दे ऑलवेज ट्रेवल इन दिस स्ट्रेट लाइन, इसीलिए हम इसको अपीयर टू में ही डालेंगे। अब देखते हैं इसकी एनिमेशन, आपको एनिमेशन से अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो हमारा कनकेव है, ये फर्स्ट हमारा है कनकेव। ओके यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा बट आप देख सकते हो फर्स्ट हमारा कनकेव है, एंड जो सेकंड है ये हमारा कन्वेक्स है। तो कनकेव में कैसे कन्वर्ज हो रही हैं एंड कन्वेक्स में कैसे डाइवर्ज हो रही हैं फ्रॉम वन पॉइंट। तो ये वो डायग्राम्स हैं जो कि यू कैन बी आस्क्ड टू ड्रॉ इन दी एग्जाम, आपको क्वेश्चन डाला जा सकता है। सो आपको बताना है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, वो इन्फिनिटी पे है। ये याद रखना, जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा तो वहां से जो रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल रखेंगी। चाहे वो यहीं पे शो किया आपने, बट वो एक इंडिकेशन है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, बट हमने बोला है कि वो इन्फिनिटी पे है। तो जब भी इन्फिनिटी से हमारे पास रेज आ रही हैं, याद रखना वो हमेशा कहाँ, वो कैसे आएंगी, हमेशा पैरेलल आएंगी। ओके तो अब जैसे ही कन्वेक्स मिरर पे फॉल की, वो सारी की सारी कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं फोकस। कन्वेक्स कनकेव पे कन्वर्ज होगी फोकस पॉइंट पे, एंड कन्वेक्स में क्या हुआ, वो फोकस से डाइवर्ज होगी। सी ये जो डाइवर्ज्ड रे है दैट मीट्स एट फोकस, यहां पर भी आप देख सकते
अब देखो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन ही होती है। आपको एक क्वेश्चन भी डाला था कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ प्लेन में होगी या कन्वेक्स पे भी होगी या फिर कनकेव में भी होगी। तो आंसर था कि इन सभी में रिफ्लेक्शन हो रही है। तो अगर रिफ्लेक्शन हो रही है देन इट विल ऑलवेज ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस डायग्राम में भी उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पर आई है, राइट, और यहाँ पे आर है। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइन सरफेस के पास जाती है देन इट एक्ट्स एज नॉर्मल। line that passes through center of curvature acts as normal. Very important point that it acts as normal. तो नॉर्मल से क्या होगा, जब भी आप इंसिडेंट एंगल लेते हो, रिफ्लेक्टेड एंगल लेते हो, वो नॉर्मल के साथ ही लेते हो एंड वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। और वही कंडीशन को फॉलो करते हुए आप देख सकते हो कि I is equals to R in this case also. That means it obeys the laws of reflection and इसलिए तो इसको रिफ्लेक्शन के बेस पे हम स्टडी करते हैं। आप कहीं पे भी ड्रॉ करोगे इट विल ऑलवेज ओबे। सेम आप कन्वेक्स के केस में भी देख सकते हो। कन्वेक्स के केस में देखो अगेन ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से जो भी लाइन पास कर रही है वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। सो दिस इज एन डैश, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। आप देख सकते हैं दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड जो रे रिफ्लेक्ट होगी है उसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इट विल ऑलवेज ओबे। ये ड्रॉ करना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, आई एंड आर को यहाँ पर दिखाना, अगर उन्होंने आपसे सिर्फ फोकस की डेफिनेशन पूछी है। हाँ, अगर वो आपको ये बता दें कि ओके कि शो कि हाउ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होते हैं, देन आपको ये दिखाना जरूरी हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। अब देखो फोकल, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, फोकस एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकस एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं फोकल लेंथ। अब देखो जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया था तब वो भी सी एंड पी के बीच में ही लिया था। अब हम जब फोकल लेंथ ले रहे हैं वो हम एफ एंड पी के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी डिस्टेंस ले रहे हैं उसमें पी कॉमन है, चाहे वो एफ तक एफ की दूरी हो पी से, चाहे वो सी की दूरी हो पी से। अब जो हमने आर एंड एफ दोनों ही एक एक तरह की लेंथ है, मतलब इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन जो है हम वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्रिएशन क्या है कि जो आर है दैट इज इक्वल्स टू 2f। आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एफ हमारा फोकल लेंथ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो 30 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू 2f, f इज इक्वल्स टू r बाई 2। तो ये आ जाएगा 30/2, दैट गिव्स यू 15 सेंटीमीटर। इजी। तो ये है हमारा फोकल लेंथ एंड r के बीच का रिलेशनशिप। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।